गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सिविक्स क्लास 9th में सिविक्स चैप्टर का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है। ये पार्ट 1 है। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में हम क्या पढ़ना है। हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा निर्माण मतलब बना कैसे, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा भी है कि दैट इन ए डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो रूलर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, वो फ्री नहीं हैं। उनको ये आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर सकें। ठीक है। देयर आर certain बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो, और उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि सिटीज़न और रूलर दोनों के लिए कंपलसरी होता है कि उन नियमों वो मतलब रूल्स को फॉलो करें। All such the rules together are called constitutions। और ये जो भी रूल्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल्स हैं जिनको हमको फॉलो करना कंपलसरी होता है एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, और ये कंट्री का सुप्रीम लॉ माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस में सिटीजन्स के कुछ राइट्स दिए गए हैं। द पावर ऑफ द गवर्नमेंट के पास भी पावर है, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शंस, गवर्नमेंट उनको कैसे फॉलो करती है या उनको निर्धारित कैसे करती है, गवर्नमेंट की पब्लिक क्या रूल्स फॉलो करेगी या उनको क्या राइट दिए जाएँ या गवर्नमेंट के पास क्या पावर हो। ये सारे हमारे गवर्नमेंट इनको कैसे फंक्शंस करती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ पर डेमोक्रेसी में कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के लिए ऑफ ए डेमोक्रेसी में कंपलसरी हैं। और वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ अप, और किस तरीके से हम संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करेंगे। एंड हु डिज़ाइन दैम एंड इन व्हाट वे, और हम यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे उन्हें कौन बनाएगा और किस तरीके से बनाया जाएगा उसको। व्हाट आर द वैल्यू दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, और यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह का शेप दिया जाए और इस शेप के क्या वैल्यूज़ होंगे वंस ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एक्सेप्टेड। और एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद हम हर सिचुएशन में उसमें कुछ चेंजेस लाए जा सकें जिसकी आवश्यकता हो, ये चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से, तो ये भी हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकेंगे। One recent instance of designing constitution for a democratic country state is that a South Africa। यहाँ इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम साउथ अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और साउथ अफ्रीका में किस तरह से लोगों ने We begin the chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made। हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में उन लोगों ने किस तरह से साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में किस तरह से मेहनत की उन्होंने। इस सब चीज़ पर हम उनके एक्सपीरियंस को हम यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो उनके पीछे मॉरल थॉट और मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, व्हाट इज़ फंडामेंटल वैल्यूज़, मतलब मौलिक अधिक वैल्यूज़ क्या थे, फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या थे, वो बताने की हम कोशिश करेंगे, उन पे कुछ डिस्कशन करेंगे।
and provide a good framework for the conduct of citizen life and the act of the government। और यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि हम सिटीज़न जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट ना पड़े, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जा सकें और गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को अच्छे तरह से कंडक्ट कर सके। इस तरह का एक हम फ्रेम बनाकर, वर्क बनाकर गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू देने की कोशिश करेंगे। ये हमारे मतलब हम इस चैप्टर में ये जानने की कोशिश करेंगे। अब हम आ रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में कैसे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have characteristics and the idea of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities, is an ideal which I hope to live for and achieve, but if need be, it is an ideal for which I am prepared to die। यहाँ पर ये नेशनल मंडेला ने जब वहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने कुछ थॉट कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने इंडिपेंडेंस के डोमिनेशन के लिए लड़ा हूँ और मैंने ब्लैक और वाइट का जो डोमिनेट होते थे ब्लैक लोग, तो उनके लिए भी मैंने संघर्ष किया है और मैंने एक ऐसे डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंस आइडियाज़ लाए हैं जो फ्री सोसाइटीज़ एंड डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटीज़ समाज की मैंने के लिए सोचा है, जिसमें सभी लोगों को, कोई भी हो, ब्लैक हो, वाइट हो या लोअर अपर कास्ट हो, जो भी लोग हों उनको पूरे एक साथ वो रह सकेंगे और साथ ही हम सभी को इक्वल राइट्स दिए गए। ये आइडिया लाया और इसके साथ ही जीवित रहना और इसे पाना ही मेरा अचीवमेंट है, बट इफ़ नीड बी, और यही मेरी ज़रूरत है, इस आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, और इसके लिए मैं क्या अपनी जान देने के लिए भी एग्री हूँ। ये कॉन्सेप्ट थे नेल्सन मंडेला के। उनका कहना था नेल्सन मंडेला का, दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड बाय क्रिएशंस बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ही एंड 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in this country. In his country, he spent the new 28 years in South Africa's most created person, रॉबन आइसलैंड। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब साउथ अफ्रीका में क्रिएशन वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के खिलाफ ये जब चल रहा था तो उन पर एक केस चलाया गया। ही एंड 7 अदर लीडर्स, उन पर और 7 अन्य लोगों को पर 1964 में, और इन लोगों ने डेयरिंग अपार्टेड अपोज द अपार्टेड रेगमी, मतलब जो कलर भेद का इनके बीच संघर्ष चल रहा था, उन्होंने वहाँ के गवर्नमेंट का इसका विरोध किया था और इसके लिए इनको लाइफ टाइम अरेस्ट कर लिया गया, जिसको इन्होंने ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर, और इन्होंने 28 ईयर्स तक अपने आजीवन कारावास को झेला था और रॉबन आइसलैंड और ये इन्होंने किया था। और रोबेन द्वीप पर इनको और रोबेन आइसलैंड पर इनको कैद करके रखा गया था, जहाँ पर इन्होंने 28 साल 28 ईयर्स नेल्सन मंडेला अरेस्ट थे, जेल में थे, और इन्होंने कोशिश भी की थी काफ़ी। और इसके बाद स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टेड, Apartheid was the name of system of racial discrimination unique to South Africa,
और ये व्यवस्था जो थी यूनिक व्यवस्था, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका में चल रही थी। मतलब ये रंग भेद, कलर भेद को लेकर चल रहा था। ये साउथ अफ्रीका में यह व्यवस्था, द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। जो वाइट यूरोपियंस थे, इन्होंने लादा था साउथ अफ्रीकन पर ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरीज। और ये 17 से 18 सेंचुरीज के बीच की सिचुएशन था। ट्रेडिंग कंपनीज फॉर यूरोपियन ऑक्यूपाइड इट विथ आर्म्स एंड फोर्स। और इनके यूरोपियन जो थे, इन्होंने ज़बरदस्ती ये लोग साउथ अफ्रीका में आए और आर्म्स के द्वारा और ज़बरदस्ती इनके ऊपर, इन लोगों ने फोर्सली इन पर ऑक्यूपाई किया, इंडियन की तरह इनको गुलाम बना लिया गया। बट अनलाइक इंडिया, इंडियंस इनको पसंद नहीं करते थे। और ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। बहुत बड़ी संख्या में वाइट जो थे, वाइट यूरोपियन, वो सेटल हो गए थे साउथ अफ्रीका में एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। और वहाँ पर उन्होंने वहाँ की लोकल रूल्स को अपने हाथ में ले लिया। The system of apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin colors. और ये लोग क्या करते थे, वहाँ पर स्किन कलर्स के आधार पर भेदभाव करते थे। जिनका रंग ब्लैक होता था उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार। जो साउथ अफ्रीकन स्थानीय नेटिव पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन आर ब्लैक इन कलर, जिनका वहाँ के जो रहने वाले लोग थे साउथ अफ्रीका में जिनका कलर ब्लैक था, दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेयर कॉल्ड ब्लैक्स। और इनको काला, ब्लैक कहा जाता था। मतलब हिंदी में अश्वेत कहा जाता था और इंग्लिश में ब्लैक कहा जाता था। और बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वेयर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेस who were called colored and people who migrated from India. The white rules created all non-white as inferiors. The non-white and did not have voting rights. और इनको ना वोट डालने का अधिकार दिया गया था। और यहाँ पर जो यूरोपियन थे, वाइट यूरोपियंस थे, उनके अलावा सबसे को छोटा और नीचा माना जाता था। मतलब उनको नॉन वाइट्स वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। और क्रिएटेड ऑल नॉन वाइट्स आर इन्फेरियर्स माना जाता था इनको। मतलब एकदम छोटी जात का माना जाता था और इनके साथ व्यवहार भी सही नहीं होता था। और आप एक चीज़ ध्यान देंगे, यहीं से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था। जब वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो उनको ज़बरदस्ती ये वाइट यूरोपियन ने ट्रेन से, चलती ट्रेन से नीचे ढकेल दिया था। तब से ही वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया और वहाँ पर वो सक्सेस हुए। और उस मतलब वो एग्जाम्पल है कि साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करने के बाद ही उन्होंने यहाँ पर इंडिया में सत्याग्रह स्टार्ट किया था। द एपार्थाइड सिस्टम वॉज द particularly oppressive for the black. They were forbidden from living in white areas. They could work in white area only if they had a permit. और यहाँ पर जितने भी अपार्टेड मतलब जो दूसरे कलर के थे या ब्लैक लोग थे, उनको हमेशा दबाने की कोशिश की जाती थी। और उन लोगों को वाइट यूरोपियन एरियाज़ में जाने की परमिशन नहीं थी जहाँ पर वाइट यूरोपियंस रहते थे। इफ़ दे हैड ए परमिट, नॉट परमिट, उनको ओनली इफ़ दे हैड, मतलब उनको वहाँ परमिशन नहीं था। ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बेचेस, स्विमिंग पूल, ये जितने एरियाज़ थे ब्लैक और वाइट के लिए अलग अलग बने हुए थे। वाइट एरियाज़ में ब्लैक को परमिशन नहीं था कि वो वहाँ जाकर उनके एरियाज़ में उन चीज़ों को यूज़ कर सकें। तो ये सिचुएशन वहाँ चल रही थी। और ये इससे पब्लिक टॉयलेट अलग थे, वेयर आर सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक, दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेगेशन। और इस तरह से उनके लिए अलग अलग बनाया गया था। और इस तरह का व्यवहार उनके साथ वहाँ पर बहुत बुरा व्यवहार। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वेयर द वाइट वर्शिप्ड
black could not form association or protest against the ट्राइबल ट्रीटमेंट, मतलब उनके साथ अगर गलत व्यवहार हो रहा है तो वो उसके लिए कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरह की व्यवस्था साउथ अफ्रीका में चल रही थी। इसके अलावा सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम, और वहाँ पर ये कलर सिस्टम चला आ रहा था, अपार्थाइड सिस्टम चला आ रहा था। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स, और इसके लिए उन लोगों ने वहाँ पर लॉन्च कर दिया था अपने प्रोटेक्शन के लिए। उन लोगों ने मार्च स्टार्ट कर दिया था, स्ट्राइक स्टार्ट कर दी थी। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक कमेटी बन गई थी, वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, और इसके लिए अफ्रीकी लोग एक साथ एक झंडे के नीचे आकर खड़े हुए। और इसके अंतर्गत द लीग, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीग द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रेगेशन द इंक्लूड मेनी वर्कर्स यूनियंस एंड कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स और यूनियंस, लेबर्स आगे सब एक साथ हो गए थे। ज्वाइन द ANC टू अपोज अपार्थाइड एंड प्ले ए लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, और यहाँ पर सभी लोग एक साथ होकर अपोज करना, इन लोगों ने रंग भेद नीति या कलर को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा था उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। सेवरल कंट्रीज denounced apartheid and injustice and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people। और यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी इस चीज़ का विरोध किया, और कि यहाँ पर टेरिटरीज जो हो रहे थे उसका पूरे कंट्री के जो लोग थे, जो सोसाइटी थी, सारे लोग एक साथ खड़े हुए, और इन लोगों ने कोशिश की कि हम वाइट यूरोपियन का विरोध करें, क्योंकि उनके कारण वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो हम इस टॉपिक को अब यहीं ख़त्म करेंगे, और पार्ट 2 नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।